नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार नेता प्रतिपक्ष और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके साथ ही अब बगावत के सुर भी शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो अजय यादव ने मोर्चा खोल दिया है और दूसरी तरफ बात करें तो इनेलो पार्टी ने भी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीडी जारी कर दी है, जिसमें वो 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए में डील करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे किस तरीके से दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भी राव नरेंद्र को लेकर खुश नहीं हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि अगर हम नारनौल से बाहर जाकर ढूंढेंगे तो भी राव नरेंद्र नहीं मिलेंगे। लोग राव नरेंद्र को जानते नहीं हैं। हालांकि वो हुड्डा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछले काफी समय से वो राजनीति में खामोश थे। एकाएक उनका नाम सामने आता है और उसके बाद उनकी ताजपोशी हो जाती है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। ऋषभ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष और राव नरेंद्र को अध्यक्ष की कमान, क्या चौंकाने वाला फैसला है या पहले से मालूम था सबको? जहां तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विपक्ष के नेता की बात है, ये डिजर्व करते थे। जो कांग्रेस के 33, 32, 34 विधायक जो थे, 32 विधायकों ने इनके बारे में कई बार प्रस्ताव पास करके दिया, हाईकमान को बताया है। पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पिछले 2 प्लान से विपक्ष के नेता का दायित्व विधानसभा के अंदर निभा रहे हैं। तो ये पद तो डिजर्व था, कहीं कहीं संभावनाएं थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये डिजर्व करते थे। एक अच्छा फैसला कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का मैं मानता हूँ। जहां तक बात आती है प्रदेश अध्यक्ष की, किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, या तो पार्टी इतनी पॉपुलर होनी चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी, आप किसी को बना दो, एक प्रोटोकॉल है कि कोई गुटबाजी उसके अंदर नहीं है, सभी उनके नेतृत्व में काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस जैसी जो पार्टी है, उसको जरूरत है कि कैसा नेता उसका नेतृत्व प्रदेश के अंदर करे, जिसकी व्यक्तिगत छवि के कारण हर हल्के के अंदर 5-10 लोग उसके अपने हों, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो दूसरे दलों में भी हों। अगर उनको प्रदेश कमान मिलेगी प्रदेश की, तो वो दूसरे दलों से भी लोगों को अपनी तरफ खींच लाएगा, अपने दल में ले आएगा। लेकिन जो अनेक नाम चले थे, सबसे ज्यादा नाम कुमारी शैलजा के बारे में लोग कयास लगा रहे थे, या रणदीप सुरजेवाला था, ब्रजेंद्र सिंह थे, लेकिन वो कहीं जातीय समीकरण भी फिट बैठाना पड़ता है पार्टी को कि भाई दोनों पद जाट नेता को नहीं दिए जा सकते। अजय यादव के लड़के का नाम भी चला था, अजय यादव के लड़के का नाम भी चला, राव दान सिंह का भी नाम चला, लेकिन कहीं न कहीं आखिर में बाजी मार ले गए राव नरेंद्र। और राव नरेंद्र का कहीं दूर दूर तक पहले कहीं चर्चा नहीं थी। जिस प्रकार से एक दिन सोशल मीडिया पे खबर फैली और राव नरेंद्र का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आया, उसके खबर के ऊपर ब्रेक लगे, वो लिस्ट रुकी। राहुल गांधी जी का रेवाड़ी के अंदर आके डिनर करना और ये कहना कि चिरंजीवी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और ये भी इन्होंने संकेत दिया कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी नौजवान को दी जाएगी। तो राव नरेंद्र तो नौजवान की श्रेणी में नहीं आते। ये शायद 2009 में आखिरी बार चुनाव जीते थे और हल्का से शायद जीते थे, और पाड़ा बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आ गए थे। 4-5 एमएलए आए थे हल्का के। हाँ, इतना जरूर है कि एक हल्के में तो उनका प्रभाव हम मानते हैं, जो इनका हल्का रहा है वो परिसीमन के बाद इधर उधर भी हो गया होगा। 3 बार इनके पिताजी राव बंसी सिंह विधायक बने हैं और 3 बार ये विधायक बने हैं। लेकिन झज्जर के आसपास के इलाके में, या गुड़गांव के इलाके में, या रेवाड़ी के आसपास के इलाके में राव साहबों की जो बेल्ट है, उसमें भी इनकी कोई विशेष पकड़ नहीं है। ये तो एक कोरम पूरा करने वाली बात है। या अंत में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी आज भी भूपेंद्र हुड्डा का हाथ ऊपर रहा है, यानी कि वो आज भी हाईकमान के ऊपर अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे हैं। दरअसल अगर दूसरी तरफ हम देखें, जिस तरीके से राव नरेंद्र का नाम सामने आया है, उसके बाद से अजय यादव मुखर हो चुके हैं उनके खिलाफ।
कई कांग्रेस के नेता और हैं, वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि राव नरेंद्र को कोई जानता नहीं, संगठन को मजबूत कैसे करेंगे। तो क्या हम ये मान ले कि जो उम्मीद थी राहुल गांधी से कि इस बार संगठन मजबूत होगा, वो सबक धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इससे तो कल मेरी चंडीगढ़ के एक दो सीनियर पत्रकारों से भी मेरी टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि बड़ा अटपटा सा फैसला है, लेकिन हम ज्यादा इसके बारे में क्या कहें, पार्टी का फैसला है, पार्टी ने क्या हिसाब लगाया है। फिर 3 साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है, 3 साल अभी विधानसभा चुनाव के अंदर 4 साल हैं, तो कहीं न कहीं आप मानिए कि लोकसभा चुनाव के लिए वो 3.5 साल का अर्सा बचा है, तो उसमें इनका कार्य देखा जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो कहा कि उदयभान जी ने बहुत अच्छा काम किया है, कि उनके समय में अच्छी वोटों परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में बढ़ी है, सीटें भी बढ़ी हैं, कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन सीटें बढ़ना, वोटों परसेंटेज बढ़ने से नहीं, सत्ता के अंदर पार्टी को जो नेतृत्व लेकर के आता है, चर्चा उस चीज की होती है। और राव नरेंद्र सिंह वैसे तो सबके पास गए हैं, कैप्टन अजय यादव के घर भी पहुंचे हैं, पिता पुत्र से मिले हैं, वीरेंद्र डुमरखा से भी जाकर के मिले हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी मिले हैं, और कहा है कि भाई मैं तो सबको साथ लेकर के चलूंगा। लेकिन कांटों भरा रास्ता है, एक एक कदम बड़ा सोच समझ करके राव नरेंद्र जी ने उठाना पड़ेगा। अगर वाकई में ही कांग्रेस को अगर एक मंच के ऊपर इकट्ठा करने में वो सफल होते हैं, तो भी हम तो मानेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पा ली। साहब, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने राव नरेंद्र को आगे बढ़ाकर गलती कर दी? क्योंकि इनेलो पार्टी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, जो पुराना वीडियो, जिनमें 30 से 50 करोड़ रुपए की डील करते हुए नजर आ रहे हैं, तो करप्शन के आरोप उन पर पहले से लगे थे और मामला फिर से गर्म हो गया है। ये आरोप तो देखो तकरीबन राजनेताओं पे मिल जाते हैं। चुनिंदा ही राजनेता ऐसे हैं जो बेदाग छवि के हैं और साफ छवि के हैं, और नेताओं से आप बात करोगे कि भाई ऐसे आदमी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो जिसने सीडी जारी की है वो उस पार्टी के 20 काम गिनवा देंगे, 20 कांड गिनवा देंगे कि उन्होंने ये किया था, वो किया था, वो कैसे आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो राजनीति में चलता है। लेकिन चलो कम से कम एक पहल तो कांग्रेस ने की है कि भाई लंबे समय से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी और विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, कि वो जरूर कर दी। और संगठन के विस्तार के ऊपर हरियाणा के अंदर कांग्रेस हाईकमान ने कहीं न कहीं जो है वो उस संगठन का विस्तार करने का जो फैसला लिया है, वो तो चलो देर से लिया, लेकिन ले तो लिया। जहां तक राव नरेंद्र सिंह की बात है, अपने इलाके के अंदर भी उनका कोई ज्यादा वजूद है नहीं। वो आज एमएलए नहीं बने थे, शायद आखिरी बार 2009 में बने थे। तो 9 का मतलब अब 29 में चुनाव होना है अगला, यानी कि 20 साल जो आदमी विधायक नहीं है या एमपी नहीं है, राजनीति में कोई सक्रियता नहीं है और नौजवान भी नहीं है, जैसा दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और वीरेंद्र सिंह डुमरखा का के बेटे का आज एक बड़ा अच्छा बयान आया कि भाई वैसे तो कांग्रेस वाले रोक के लगा रहे हैं कि हमारी 37 सीट आ गई, इतनी सीट आ गई, 38 सीट आ गई, और मजबूत विपक्ष है। भले एक मंच पर जब तक सभी इकट्ठे नहीं होंगे तो भले इससे काम चलने वाला नहीं है। और मैं जो सद्भावना यात्रा टेक रहा हूं, वो इसीलिए टेक रहा हूं, रख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में मैं कम से कम एक संदेश दूं कि भाई बीजेपी का विकल्प हरियाणा के अंदर केवल कांग्रेस, और कांग्रेस सत्ता में तब आ सकती है जब हम एक होंगे। उनका भी कांग्रेस को एक करने का मुद्दा है। कयास तो ये भी चले थे कि वीरेंद्र डुमरखा के लड़के की राहुल गांधी से कोई बात हुई होगी कि स्टेट लेवल की यात्रा करना और उसके बाद फिर एक जनसभा बड़ी रखना। और कमाल की बात यह है वो कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा कर रहे हैं। आज कोई एजेंडा, कोई इशू नहीं लेकर के चल रहे कि जन आक्रोश का कोई हो, जनहित के मुद्दों का हो। और कांग्रेस के एक सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये यात्रा इनकी निजी यात्रा है, हमारा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। विधायक ने भी कहा, जिस पेटवाल ने भी कहा, विधायक ने भी कहा, एक सिटिंग एमपी ने भी कहा है। तो कहीं न कहीं खटास तो आज धड़ेबंदी तो आज भी दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेता का चयन हुआ, स्पीकर साहब को कोई लेटर देना पड़ता है, तो कांग्रेस के 5 से 7 विधायक गए हैं। गीता भुक्कल ने साथ में दी, गीता भुक्कल साथ थी, जस्सी पेटवाड़ थे, बलराम दांगी जी थे, एक अपने मेवात साइड से थे, और 1-2 विधायक और थे। अच्छा होता कि कांग्रेस के सारे विधायक इकट्ठे होकर के स्पीकर साहब के पास जाकर के वो पत्थर ठोकते, तो बहुत ही अच्छी, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर हम पिछले 18 साल का कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष देखते हैं, तो तकरीबन जो दलित नेता है, पिछले 18 साल से दलित नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था। तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते या सत्ता में नहीं आ सकते?
2007 से लगातार कुछ देखिए, विवाद किस चीज का है कि और भाजपा ने जो दाव खेला ना प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बना करके ओबीसी समाज से, कहीं ये सरकार आज तीसरी बार भी आई, सबसे बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है कि ओबीसी समाज एकजुट हो गया है नायब सिंह सैनी जी के पीछे। तो कांग्रेस भी ये चाह रही है कि बहुत बड़ा ओबीसी का वर्ग जो है वो आज भाजपा के साथ है। और पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एससी और डीएससी समाज ने मेजोरिटी में, एक तरह से एससी समाज ने वोट दी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तो इनको लगा कि वहां तो तुम्हारी पकड़ हो गई है ठीक ठाक, अब ये नेतृत्व दे करके देखो ओबीसी समाज में। और यहां से, और खासकर हरिवाड़ आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, कांग्रेस की तो एक सीट उस क्षेत्र के अंदर आज आई है। वो एमएलए भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, और एक दो नेता कांग्रेस के ऐसे भी हैं इस इलाके से भी, रोहतक झज्जर के इलाके से भी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कई मुलाकातें कर चुके हैं। समय आने पर उनका भी खुलासा करेंगे, एक नहीं 2-3 है। और वो सिस्टम अगर देखा जाए तो उसमें तो जो ये कांग्रेस ने ये दाव खेला है कि भाई अहिरवाल में राव इंद्रजीत का प्रभाव कुछ कम हो जाए, और हम ये कहें कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ दे दिया है तो उस आधार पर कुछ सीटें वहां से भी हम निकाल पाए, और उसका ओबीसी का प्रभाव कुछ हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला जुला असर भी पड़ेगा, तो मामला ठीक ठाक हो सकता है। नुकसान के लिए तो कोई पद बांटता नहीं, फायदे के लिए बांटते हैं, लेकिन उस नेता के अंदर कितना दम है कि अपने वर्ग को, अपने समाज को उस पार्टी के साथ वो कितना जोड़ सकता है, वोटों में कितना कन्वर्ट कर सकता है, वो तो उस नेताजी के ऊपर बात है। डॉक्टर साहब, मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि तकरीबन 50 साल बाद जाट और ओबीसी की जोड़ी जो है वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। तो क्या आपको लगता है कि ये जोड़ी कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक ले जाने में मददगार होगी? देखिए, सत्ता में आना ना आना, ये जोड़ियों से, कुछ ही जोड़ियां ऐसी होती हैं जो सत्ता के दरवाजे तक ले जाती हैं। इन जोड़ी में एक तो दमदार नेता मानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ही, दूसरे नेता को हम ही दमदार नहीं कह रहे कि इतना रसूख उनका हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रभाव नहीं है। हो सकता है एक अपनी सीट के, अपने इलाके के अंदर, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर होगा, लेकिन वो भी होता तो कहीं ना कहीं से चुनाव जीत करके आते। पिछले 15 साल से चुनाव नहीं जीते हैं, तो इतना ये नहीं कह सकते कि हाँ सत्ता परिवर्तन देश के अंदर और प्रदेश के अंदर पार्टी के नाम पे कभी नहीं हुआ है। वहां व्यक्ति विशेष के कारण सत्ता परिवर्तन हुए हैं। चाहे आप 1977 का सत्ता परिवर्तन प्रदेश का देखिए, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल का साथ था, कांग्रेस का विरोध था, लोगों ने उनको चुना। चाहे आप देश के अंदर देखिए, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का 1977 की बताता हूं आपको कि उस समय सभी पार्टियां एकजुट हो गई थी कांग्रेस के खिलाफ, और उस टाइम पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, फिर चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था। फिर वो हरियाणा में वो सरकार इधर उधर हो गई, चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 82 के अंदर फिर चौधरी देवीलाल के नाम पर सीटें ज्यादा आई, लेकिन वो उठापटक होकर के जो खेल हुआ था आज भी वो चलता है। जीडी तपा से गवर्नर साहब होते थे, उन्होंने जिस प्रकार से भजनलाल जी को शपथ दिलाई थी, उसके बाद बड़ा आंदोलन चला चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में। 87 के अंदर 90 में से 85 सीट लेने में कामयाब रहे थे। फिर शराबबंदी के नारे ने जोर पकड़ा, चौधरी बंशीलाल के भाजपा से समझौता था, वो सत्ता में चले गए। सन 2000 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी ने भाजपा से समझौता किया, वो सत्ता में आ गए। और फिर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की आंधी देश के अंदर आई, जिस प्रकार से 96, 98 और 2000 के अंदर अटल जी के नाम पर देश के अंदर लोगों ने मत दिया था, और जो ही नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया देश के प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसी आंधी आई कि हरियाणा जैसा प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैसाखियों पर चलती थी, कभी चौधरी बंशीलाल के सारे, कभी ओम प्रकाश चौटाला जी के सारे, वो खुद सत्ता में आ गई और तीसरी बार सत्ता में है। तो ऐसी जोड़ी तो मैं इसको नहीं कह सकता। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा जी जरूर दमदार नेता हैं, और राव नरेंद्र जी को अपना नेतृत्व अगर अच्छा देना और पार्टी को उठाना तो काफी मेहनत उनको करनी पड़ेगी। अपने इलाके के अंदर पहले पार्टी को मजबूत करना होगा, फिर अपने समाज के अंदर करना होगा, और फिर प्रदेश स्तर पर जिस प्रकार के वो कार्यक्रम चलेंगे, उनको स्थानीय नेताओं का कितना साथ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये भविष्य के गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजबूत नेता है, लेकिन राव नरेंद्र सिंह एक कमजोर कड़ी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कांग्रेस पार्टी सत्ता के गलियारे में पहुंची, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, और अब उनके नाम पर लगातार विरोध हो रहे हैं, सीडी कांड भी सामने आया। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि वो सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो, वीरेंद्र सिंह हो, अजय यादव हो, ये तमाम जो गुट हैं, जो लोग उनके विरोधी हैं,
क्या उन सबको साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? देखो, एक प्रयास तो इन्होंने जरूर किया है। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष ये बन गए, ठीक है, ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी व्यक्तियों में इनको गिना जाता है। जैसे अजय यादव जी ने इनका विरोध किया, तो भी उनके पास जाकर के पिता पुत्र से मिले, राव से भी मिले और कैप्टन अजय यादव से भी मिले और उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। वीरेंद्र सिंह डुमरखा जी के भी पास गए और नेताओं के पास भी उनका जाने का सिलसिला जारी है। तो एक अच्छी पहल, एक अच्छा प्रयास वो अपनी तरफ से जरूर कर रहे हैं कि भाई मैं साथ लेकर के चलूंगा, पार्टी ने मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कि आप मेरा साथ दीजिएगा और मैं पार्टी को अच्छे रास्ते पर लेकर के चलूंगा। अगर नेताओं का साथ उनको लगातार मिलता रहा तो निश्चित रूप से पार्टी में मजबूती आएगी। लेकिन पता तब चलेगा जब वो इस इलाके के अंदर, जिस प्रकार से असंध के अंदर, जैसे शमशेर सिंह गोगी के पास जाएंगे वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कुमारी शैलजा के पास जाएंगे वो कैसा रिस्पॉन्स देती हैं, या कुमारी शैलजा के 3-4 आदमी जो और उनके पक्ष के हैं उनके इलाके में जाते हैं वो किस प्रकार का साथ इनको देते हैं, वो पता तब चलेगा। क्या हम ये मान लें कि जो रणदीप सुरजेवाला है उनकी राजनीति अब खत्म हो गई है, क्योंकि लगातार प्रदेश के अंदर सक्रिय थे और लग ये रहा था कि हो सकता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए? देखो, जहां तक उनकी बात है, रणदीप सुरजेवाला एक तरह से राजनीति करने लग गए हैं सेंटर की। वो पार्टी की बड़ी टीम का हिस्सा है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं के तौर पर, और राजस्थान से वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। उनके बेटे आज जरूर विधायक हैं, लेकिन उन्होंने सीमित सा अपना कार्य क्षेत्र कर रखा है कि कैथल की राजनीति करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी संगठन में भी, पार्टी में भी और शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी अच्छी पकड़ है। वो फिलहाल तो जो ये प्लान 2029 का जो चुनाव आएगा इसमें तो वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं, ना वो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में, तकरीबन वो बाहर ही है कि उनका कद पार्टी स्तर पर बड़ा ऊंचा है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तो कर दिया है, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष पर खुद कांग्रेसी ही उंगलियां उठा रही हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार जिस प्रदेश अध्यक्ष पर चुनाव होते ही उंगलियां उठ रही हैं, आखिरकार वो प्रदेश अध्यक्ष कैसे पार्टी को मजबूत करेगा? डॉक्टर साहब, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।